जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने ग्रामर पोर्शन से लिया गया एक शानदार सा चैप्टर, एकदम जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है नरेशन। और बच्चे नरेशन के अंदर में आते हैं दो टर्म, जिसका नाम आता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा आता है इनडायरेक्ट स्पीच आता है। जैसे हमने वॉइस चैप्टर सीखा तो वॉइस हमारा मेन टाइटल, और उस टाइटल के अंदर में दो टर्म थे, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। वैसे ही बच्चे हमारा क्या है टाइटल नरेशन। नरेशन के अंदर में दो टाइप, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा, उसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना रहेगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, रूल्स क्या है, इन सब चीजों की हम बच्चे एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं उन सबको एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जल्दी आप लोग क्लास में आइए, हम क्लास को शुरू करते हैं फटाक से। और बच्चे सबसे पहले हम रूल की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ना कॉन्सेप्ट की बात करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इस चैप्टर को सीखने में आपको हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, नरेशन चैप्टर अपने आप में ना एक लेंदी चैप्टर माना जाता है, ऐसा हमें सुनता है। अगर हम अपनी बात कहें बच्चे ना, तो हम भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हम भी सीबीएसई से पढ़े हुए नहीं हैं। और जिस टाइम हम नरेशन को सीख रहे थे ना, सबसे ज्यादा अगर कहें कि उत्पात मचाने वाला अगर कोई चैप्टर था हमारे लिए तो वो यही था, नरेशन। हमसे डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट हमने बहुत बार किताब को पढ़ा, लेकिन हमसे क्वेश्चन बनाने में गलती हमेशा हो जाती थी। रूल्स को देखते थे, बुक को पढ़ते थे, रूल्स को सीखते थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को ऐसा जैसे ऐसे करके बनाते हैं। लेकिन जब दो चार पांच क्वेश्चन इजी वाला बन जाता, फिर जब कोई टफ क्वेश्चन आता घुमा फिरा के पूछता तो हमसे बन नहीं पाता था। आखिर क्या दिक्कत थी भाई। तो पता चला भाई कि हमारा तो बेस ही कंप्लीट नहीं था, हमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था। तो बिना कॉन्सेप्ट पढ़े हुए अगर सीधे हम क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे ना, तो हमसे तुक्का पे कुछ आंसर सही हो जाएगा, अगर किसी ने घुमा फिरा के पूछ दिया तो नहीं बन पाएगा। इसलिए बच्चे, हमने जो गलती करी वो गलती हम आपको करने बिल्कुल नहीं देंगे। आप हमारे छोटी भाई बहन हैं और आप हमें अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो हम अपने लाइफ में जो गलती की अंग्रेजी सीखते टाइम में, वो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा। उस एक्सपीरियंस से हम आपको कहना चाहते हैं कि नरेशन चैप्टर के सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले रूल्स की चर्चा भी नहीं करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अब सारे बच्चे रेडी हो जाइए, एकदम शांति से बैठ जाइए बच्चे। एक बार आपने नरेशन चैप्टर को सीख लिया, यकीन मानिएगा हर तरह के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, आइए बच्चे, फिलहाल हम शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। चलिए, सबसे पहले ये जो वर्ड है, जो टाइटल दिया गया है नरेशन, ये क्या कहना चाहता है। नरेशन है ना, नरेशन, ये वर्ड का मतलब क्या है सुनिएगा। यहां देखिए बच्चे, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसने कुछ बोला, ठीक है ना, इसने कुछ बोला। तो जो कुछ भी अगर बोला होगा तो कुछ तो बोला होगा। यहां पर क्या बोला, ABC XYZ, कुछ तो बोला होगा ना। एक इंसान ने अगर कुछ बोला तो कुछ तो बोला होगा। तो जितना उसने कुछ बोला, ABC XYZ कुछ भी बोला, उस बोली हुई चीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, कथन। क्या बोलते हैं, कथन कहते हैं। उस कही गई बात को क्या बोलते हैं, कथन कहते हैं। और इस कथन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो नरेशन कहते हैं। मतलब कहने का, एक व्यक्ति अगर कोई कुछ बात कहता है, चाहे वो किसी के बारे में कहे, तो उस कही गई बात को क्या कहेंगे हम अंग्रेजी में, नरेशन कहते हैं। तो नरेशन का मतलब कही हुई बात, मतलब कोई बात जो कही गई। तो कही गई बात को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हम नरेशन कहेंगे। आप इनको यहां पर कथन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां देखिए बच्चे, ये हो गया नरेशन। तो ये बंदा क्या काम कर रहा है भाई, इसके मुंह से क्या निकला, एक कही गई बात, एक कथन निकला। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने इसका मतलब नरेट किया। क्या किया, इसने नरेट किया। नरेट का मतलब होता है बोलना, कहना। क्या होता है, बोलना या फिर होता है कहना। इस बंदे ने नरेट किया, तो क्या नरेट किया, तो जो कुछ भी नरेट किया उसको कहते हैं नरेशन। नरेट करने वाली जो बात है उसको कहते हैं नरेशन। बात समझाई बच्चे, नरेट से ही बना है क्या, नरेशन। इस बंदे ने जो काम किया, मुंह से जो कुछ कहा, बोला, उसको कहते हैं नरेट करना, ओके। और जो कुछ भी उसने बोला, उस बोली गई बात को हम कहते हैं नरेशन, ओके। तो इस बंदे को हम क्या कहेंगे, तो इस बंदे को हम कहेंगे नरेटर। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नरेटर। नरेटर ने नरेट किया, नरेटर ने नरेट किया। क्या नरेट किया, तो जो कुछ भी नरेट किया उसको कहते हैं नरेशन। सो नरेट, नरेटर, नरेशन, ठीक है। नरेटर ने नरेट किया,
नरेटर मतलब बोलने वाला, बोलने वाले ने बोला, तो बोली गई बात को क्या कहते हैं? नरेशन मतलब कथन। ये इसका देखिए हो गया वर्ड का डिफिनेशन, इस वर्ड का डिफिनेशन हो गया ये, ठीक है, कि वर्ड कैसे कैसे बना, तो नरेटर ने नरेट किया, तो जो कुछ भी नरेट किया उसको कहते हैं नरेशन। ओके, अब देखिए, अब जब भी ये इंसान कोई बात कहेगा, है ना, तो किसी ना किसी के सामने जरूर कहेगा। ये जो नरेटर है जो कुछ भी कहेगा, जिसके बारे में कहे, तो किसी ना किसी के सामने ही कोई कहता है। अपने आप में तो कोई जो बोलता है उसको तो सही इंसान नहीं कहते हैं, है ना। यहां देखिए, तो मान लेते हैं कि इस बंदे ने कहा, ध्यान रखिएगा बच्चे, यहां से हम लोग फिर समझते हैं। एक बंदा है, ठीक है, नरेटर है ये। नरेटर ने कहा, क्या कहा? नरेटर ने एक बात कही, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, नरेटर ने एक बात कही, इस बंदे ने एक बात कही, किससे? इस बंदे ने इस बंदे से एक बात कही। ए नाम के बंदे ने बी नाम के बंदे से क्या कहा? नरेट किया, बोला। क्या बोला? ये बंदा इसको बोला। बच्चे ध्यान सुनिएगा, यहां पर समझना ज्यादा जरूरी है। इस बंदे ने इसको कहा, ठीक है, इस बंदे ने इसको कहा। क्या कहा? सुनिएगा, ए ने बी को कहा। ए कहता है कि ही सेड, है ना, ही सेज यू आर बैड। बच्चे ध्यान सुनिएगा, ए नाम के बंदे ने बी नाम के बंदे को क्या कहा? पहले आपको हम कॉन्सेप्ट बच्चे पढ़ा रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चे। नरेशन का मतलब कही गई बात या कथन लिखा गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, नरेशन के अंदर में होता क्या क्या है। ये जिनके मन में सवाल चल रहा है सर ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, आपको बता देना चाहते हैं इस मेथड से। सुनिएगा, दो बंदे हैं यहां पर, ए और बी। ए बी से कहता है, ए बी से कहा कि वह कहता है कि तुम खराब हो, यू आर बैड, तुम बुरे हो। मतलब इस बंदे ने बी बंदे से कहा कि वो कहता है, कोई तीसरा पार्टी कहता है कि तुम खराब हो, तुम बुरे हो, है ना। ही सेज यू आर बैड, इस बंदे ने कह दिया। अब इसी बात को अगर हम एक और भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ये डायरेक्ट मेथड यूज किया, डायरेक्ट स्पीच बोला कि वो कहता है, ही सेज कि यू आर बैड। जैसे हम यहां पर, हम ए और हमारे सामने बी नाम का बंदा, तो हम बी वाले से कह रहे हैं ना कि जानते हो वो जो है ना, देखिए मेरी उंगली बच्चे ध्यान से देखिएगा, हम, हमारे सामने बी है, हम ए हैं, तो हम बी से कह रहे हैं, कह रहे जानते हो तुम, वो जो है ना, वो जो है तीसरा पर्सन, वो कहता है कि तुम खराब आदमी हो, यू आर बैड। तो ये बात यू आर बैड किसने कही? क्या ए नाम के बंदे ने कही? क्या ए नाम के बंदे ने कही ये बात? नहीं ना। ये बात किसने, यू आर बैड किसने कही? तो कोई थर्ड पर्सन। और इन पूरी बात को कौन कह रहा है? तो ये ए नाम का बंदा, मतलब हम, किसको? बी नाम के बंदे को। बात समझ रहे ना। अब इसी बात को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां देखिए, इसी बात को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ही सेज दैट यू आर बैड। अब ये देखिए, दोनों बताइए क्या फर्क आया, दोनों में क्या फर्क आ गया भाई साहब? ही सेज दैट यू आर बैड, ही सेज यू आर बैड, एक जो कॉमा से भर भर के लिखा गया है और दूसरा में कॉमा हटा करके दैट का यूज किया गया है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही निकल के आएगा। वो कहता है तुम खराब हो, वो कहता है कि तुम खराब हो, है ना। क्या बोला देखिए, ही सेज दैट यू आर बैड। आगे जाकर के ये सेज आपका टेल्स में लिखा जाता है तो भी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो बात जो कॉमा से भर भर के लिखी जाती है, इसे एक बच्चे नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया गया है, क्योंकि ये बात इसने, इस पूरे लाइन को किसने कहा? इसे नाम के बंदे ने कहा, बोला। बोलना का मतलब स्पीच देना, बोलना का मतलब स्पीच देना, नरेट करना। तो ये जो स्पीच कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ये बच्चे आपका कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ये आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, ठीक है। और ये जो बिना कॉमा का आपके सामने लिखा जाता है, उसी बात को बस कुछ अलग ढंग से कहा जाता है, लिखा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो नरेशन हमारा मेन टाइटल है, कही गई बात, और उन कही गई बातों को हम दो स्टाइल में बोलते हैं, लिखते हैं। एक हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच से, दूसरा बोलते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच से कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट स्पीच से हम बात को कहते हैं। लेकिन हाँ, दोनों का मीनिंग अलग नहीं होता है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल मैच करना चाहिए, लिखने बोलने का तरीका बदल जाए, लेकिन
मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे एक्टिव से पैसिव कैसे था, एक्टिव से पैसिव आपका लिखने का तरीका बदलता था, जैसे आई ईट अ मैंगो इज ईटन बाय मी, तो लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही रहता था, दोनों का अर्थ नहीं बदलता था। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाए तो मीनिंग का चेंज नहीं होता है। वैसे ही अगर हम डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट बनाते हैं तो भी हमारा मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। और हमारे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन दिया होता है डायरेक्ट स्पीच में, और हमें कहता है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करके बताओ कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रूल्स होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन रूल और पैटर्न को फॉलो करने से पहले कुछ और बेसिक वाली बातें जो आपको हम बताना चाहते हैं। ओके, यहां देखिए बच्चे, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं नरेशन, ठीक है, इसके अंदर में दो सेंटेंस लिख के आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां देखिए बच्चे, जहां डायरेक्ट स्पीच जो होता है ना बच्चे, आपको यहां पर नए पेज में लिख के बताते हैं। ओके, यहां देखिएगा नए पेज में। सो नरेशन के अंदर में जो पहला कथन होता है वो कैसा होता है, जो कॉमा से भर के आता है, इसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहां देखिए बच्चे, डायरेक्ट स्पीच का हिंदी मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन होता है, प्रत्यक्ष कथन। ओके, और इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अप्रत्यक्ष कथन हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट स्पीच का मतलब सीधे तरीके से जो बात कही गई वो, और इनडायरेक्ट बोलने का मतलब उसी बात को घुमा के अगर बोला गया तब। मतलब दोनों का सेम होता है, बस बोलने लिखने का तरीका बदल जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच हमारा कैसा दिखता है बच्चे, आपको हम बता ही चुके हैं कैसा दिखता है। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस, he says to me, एक कॉमा यहां, दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, he says to me I am your friend। ठीक है, देखिए, तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच। ये हो गया बच्चे आपका डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आपको दो तरह के सेंटेंस दिखाई देते हैं, एक जो कॉमा के बाहर है और दूसरा सेंटेंस जो कॉमा के अंदर है। क्या है बच्चे? एक सेंटेंस आपका कॉमा के अंदर होता है, दूसरा सेंटेंस कॉमा के बाहर होता है। तो जो कॉमा के बाहर जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है, इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले टर्म को क्या कहते हैं? कोई आपसे पूछे कि डायरेक्ट स्पीच में जो दो सेंटेंस लिखे होते हैं उनका नाम क्या होता है, तो आप सिंपली कहिएगा, तो जो कॉमा के बाहर होते हैं ना, इनको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या बोलिएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहिएगा, ठीक है। और जो कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस होते हैं, जिनको कॉमा के अंदर लिखा जाता है, उनको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये इनका नाम है। ये बुक में सब चीजें लिखी होती हैं, ठीक है बच्चे। ग्रामर के बुक में सब हर बुक में चैप्टर जरूर रहता है। ये जूनियर वाले में नहीं, लेकिन सीनियर वाले में जरूर से आपको मिल जाता है। यहां देखिएगा, तो हमने कहा बच्चे कि नरेशन के अंदर में दो तरह के सेंटेंस आपको दिखाई देते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। सो जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके अंदर में दो सेंटेंस होते हैं, एक कॉमा के बाहर, दूसरा कॉमा के अंदर हमेशा घिरा रहेगा, हमेशा कॉमा के अंदर घिरा रहेगा, और एक कॉमा के बाहर रहेगा। कॉमा के बाहर में क्या क्या लिखा रहता है? तो एक सब्जेक्ट होता है, यहां पर आपका सेज इस तरह का वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट कभी रहता है कभी नहीं रहता है, लेकिन इसका नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब इस सेंटेंस का नाम है, जो कॉमा के बाहर है। कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। याद रखिएगा ना, चलिए याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इनडायरेक्ट वाले की बात करते हैं। सो इनडायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, जो हम डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं हम लोग, है ना, तो इसका हिंदी होता है यहां पर क्या होता है? तो इनडायरेक्ट स्पीच देखिए कैसा दिखता है, ये दिखता है ऐसा, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसी बात को देखिए हम ऐसे ही लिख रहे हैं, he tells me that he is my friend। अब देखिए डायरेक्ट में ध्यान से देखिएगा, इसको फिर इनडायरेक्ट को ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट में लिखा हुआ है he says to me, हमने इनडायरेक्ट में इसको क्या लिखा? हमने इनडायरेक्ट में इसको लिखा he tells me, मतलब he का ही रह गया, says to बदल गया tells में, me का रह गया me, जितने सारे कॉमास थे उसके बदले हमने लिख दिया that। वन मोर टाइम, फिर से आइए, ये रिपोर्ट, ये आपका डायरेक्ट स्पीच मतलब क्वेश्चन है, ये देखिए इसका आंसर है। डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो देखिए क्या क्या चेंज होता है। देखिए यहाँ पर ही का ही रह गया, सेज टू के बदले टेल्स लिखा गया, मी के बदले मी हो गया, सारे कॉमास को हटा करके क्या लिखा गया? दैट लिखा गया। ये आई की जगह पर ही हो गया, एम की जगह पर इज हो गया, योर की जगह पे माई हो गया, फ्रेंड की जगह पे फ्रेंड रख गया, और फुल स्टॉप की जगह पे फुल स्टॉप हो गया। ये कैसे हो गया? आखिर ये कैसे हो गया? तो क्या दोनों का मीनिंग बदल गया होगा? नहीं, मीनिंग नहीं बदला, लिखने का सिर्फ तरीका बदल गया। देखिए
ही सेज टू मी, पहले इसका मीनिंग देखिए, वह मुझसे कहता है, क्या कहता है? कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। वो मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो ही टेल्स मी, उसी बात को मैंने ऐसे लिखा है, ही टेल्स मी दैट, वो मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है। बात हो गया एक ही, दोनों बात एक ही हो गया। वो मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, वो मुझसे कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त है। बात यहां पर एक ही हो गया। जब बात एक ही हो गया तो अलग अलग आखिर लिखने का ढंग क्यों है? आखिर यहां पे सवाल उठेगा। तो जैसे बच्चे हमने कुछ सेंटेंस को एक्टिव में कहते हैं, कुछ सेंटेंस को पैसिव में कहते हैं, वैसे ही बच्चे बहुत जगह पर किताबों में ना, कहानियों में आपको डायरेक्ट स्पीच से भी सेंटेंस लिखा जा सकता है और उसको इनडायरेक्ट से भी लिखा जा सकता है। जब आप कभी कोई कहानी जब पढ़िएगा ना, तो देखिएगा सेंटेंस आपके इस तरीके से भी लिखा मिलेगा और इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, लेकिन मीनिंग बदलेगा नहीं, मीनिंग एक ही रहेगा। अब ये कैसे हो रहा है? सेज टू टेल्स कैसे हो गया? कॉमा के बदले दैट कैसे हो गया? ये एम के बदले इज कैसे हो गया? आई ही में कैसे बदल गया? यहां योर माई में कैसे बदल गया? ये कैसे कैसे का जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको निकालना है तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सीखने का तरीका पता करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो बच्चे जो भी कुछ आप यहां पर देख रहे होते हुए ना, इसके लिए आपको 2 पास की चाहिए। मतलब नरेशन के घर में घुसने के लिए 2 टिकट चाहिए, और वो 2 टिकट का नाम क्या है अब आपके सामने हम बताते हैं। ठीक है, वो 2 पास की, ठीक है, जो 2 पास की है उसका नाम क्या है? जो 2 कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। पहला क्या? पहला बच्चे आपको यहां पर ना, यहां पर आपको क्या समझना है? केस समझना है। ओके, केस समझना होता है आपको। अब केस क्या होता है बच्चे? केस क्या होता है आपको देखिए, जब लिखेंगे तब समझ में आएगा। देखिए 3 तरह के बच्चे यहां पर केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस होते हैं। दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। और तीसरा होता है पॉसेसिव केस। तीसरा क्या होता है? पॉसेसिव केस होता है। ओके बच्चे, नॉमिनेटिव को ही हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव को ही हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव क्या होता है? तो इसको बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। जैसे कि यहां देखिएगा आई, यहां पर क्या हो गया? आई हो गया। यहां देखिए बच्चे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का नेम। नेम में किसका नेम? तो मान लीजिए किसी मेल का नाम है ना, या किसी फीमेल का नाम है। ठीक है, नाम में से किसी का भी नाम हो सकता है, राम श्याम, सीता गीता, कुछ भी हो सकता है। इन सब को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होने का काम करते हैं। किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट होने का काम करते हैं। ये हमेशा वर्ब से पहले आपको लिखा हुआ मिलते हैं, है ना। इन्हीं का अपना ऑब्जेक्टिव केस होता है, जो आप लोग एक्टिव से पैसिव बनाते समय सीखे थे। याद कीजिए, जब आप एक्टिव से पैसिव बना रहे थे तो आप लास्ट में बाय के साथ में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते थे ना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग लिखते थे ना। तो जरा हमको किसी को, बच्चे को अगर याद हो तो बताइएगा। तो इस आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू? इन्हीं को याद है तो बताइएगा जरा सा हमको। अभी बच्चे चैप्टर के अंदर घुसे नहीं हैं, अभी तो बस हम डिफिनेशन बता रहे थे आपको। अब चैप्टर के अंदर घुसने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2 चाबी चाहिए, और बिना वो 2 चाबी लिए नरेशन का गेट नहीं खुल सकता है। अभी तो हम नरेशन को बाहर बाहर से देख रहे थे, आहा कितना अच्छा लग रहा है देखने में, क्या सजावट है नरेशन का, क्या बढ़िया बढ़िया एकदम गेट लगा हुआ है। 2 गेट लगा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और इस गेट को खोलने के लिए भाई हमको 2 चाबी चाहिए। पहला चाबी केस है। 3 तरह का केस होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस होता है। ठीक है, अब हमें तो भाई पता चल गया कि ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं, इन्हीं को आप नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ओके, अब इन्हीं का अपना अपना क्या होता है? इन्हीं का अपना अपना ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो मी होगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देखिए अस होगा। ये सब हमने एक्टिव से पैसिव में सीख लिया था ना, बिल्कुल सीखा था, तभी तो हमसे एक्टिव पैसिव बनता था। यू का क्या रह जाता है? तो यू का यू ही रह जाता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो दे का देम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो हर होता है। क्या होता है? हर होता है। याद रखिए बच्चे, क्या होता है? हर होता है। ओके, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो इट का इट ही रह जाता है। इट का इट ही रह जाता है। और अगर किसी पुरुष का नाम है, तो उस पुरुष के नाम के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे
वो एक्टिव से पैसिव में सेम उतार देते थे ना। लेकिन बच्चे ये आपका नरेशन चैप्टर है, यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि अगर किसी मेल का नाम है, किसी पुरुष का नाम है, तो उस पुरुष के नाम के लिए आप कौन सा ऑब्जेक्टिव केस यूज कीजिएगा, तो कहिएगा हम हिम का यूज करेंगे, क्योंकि जो पुरुष है वो ही है, जो स्त्री है वो शी है, तो जो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा वही उस पुरुष जाति के नाम के लिए भी ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। वही हाल देखिए बच्चे यहाँ फीमेल के लिए है ना, स्त्री जाति के लिए हम कौन सा ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो हम यहां पर हर का यूज करेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि बताओ एक लड़के का नाम मोहन है, तो मोहन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, नरेशन चैप्टर में, वॉइस में नहीं, नरेशन चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के नाम से सवाल किया जाएगा जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे ना बाबू, जैसे ही क्वेश्चन में एंट्री लीजिएगा देखिए आपसे पूछना शुरू कर देगा। हम नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा। देखिएगा जब क्वेश्चन बनाने लगेगा ना तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एकदम चिल्ला चिल्ला के पूछेगा, कहेगा ए बाद में बनाना, पहले बताओ कि अगर कोई लड़का का नाम मोहन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो याद रखना पड़ेगा, अच्छा लड़का का नाम है मतलब ही, तो ही का क्या होता है, तो हिम होता है। ठीक है, यहां देखिए यार बच्चे, यहां देखिए अगर कोई लड़की का नाम है सीता, गीता, सोनी, मोनी अगर नाम है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या दीजिएगा, तो याद रखिएगा हर दिया जाएगा। वस्तु के लिए वस्तु को बच्चे वस्तु ही लिख दिया जाता है। ठीक है, हाँ कैसे पता चलेगा नरेशन क्या है एक्टिव का, नहीं एक्टिव पैसिव को अपनी जगह छोड़िए ना, नरेशन में आइए, हम नरेशन चैप्टर की बात कर रहे हैं, उसको एक्टिव पैसिव को छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां देखिए तो भाई साहब ये आपको कंठस्थ करके रखना, अगर नरेशन के क्वेश्चन को एकदम धज्जी उड़ाना है ना, एकदम चटनी बना के रखना है, तो इन सब चीजों को जुबान पर रखना पड़ेगा। कहीं से क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बताओ तो जी, आपसे देखिए कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा आपसे, बताओ एक सेंटेंस लिख देगा, उसमें कहेगा बताओ हिम क्या है, हिम कौन सा केस है, यही पूछेगा आपसे, कौन सा केस सबसे पहले आपसे सवाल करेगा। जैसे ही क्वेश्चन बनाने लगेगा ना, पहले सवाल पहले बताओ क्या होता है, पहले बताओ हिम क्या है, पहले बताओ हिम क्या है, तो कहिएगा हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो चलो ठीक है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम जो ऑब्जेक्टिव केस है इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ही होता है। ये कंठस्थ होना चाहिए पूरा का पूरा, एक भी अगर ऊपर नीचे हो गया समझिए कि एक वर्ड के चलते पूरा नरेशन आपका क्वेश्चन खत्म, नंबर कट गया पूरा का पूरा। तो ये आपको बच्चे याद, कहीं से सवाल करेगा, कहीं से पूछ देगा आपसे बताओ अस क्या है, पूछ देगा आपसे अस क्या है, कौन सा केस है, मतलब क्या है मतलब कौन सा केस है, तो अस कौन सा केस है, तो कहिएगा ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपसे पूछ दे कि अस अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो तुरंत याद होना चाहिए, मुंह से निकल जाना चाहिए, पूछे या मुंह से निकल जाना चाहिए कि अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो वी होता है। सबका अपना अलग अलग फिक्स है, समझ गए। तो बच्चे ये आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, तभी नरेशन के क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। रूल तो बाद की बात है, पहले यहां से गुजरना पड़ता है, समझ गए। और हमसे जो नरेशन चैप्टर हमको इतना जो टाइम लग गया था हमको सीखने में, पता है क्यों, बस यही रीजन से, क्योंकि हमने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया था, सीधे घुस गए थे किताब के क्वेश्चन को बनाने के लिए। वहां 2-4-5 क्वेश्चन देखे थे कि भाई से बनता है, बनाना शुरू कर दिए, लेकिन बाद में फंसने लग गए। हाँ, वॉइस चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे आपका हम, जितना आपके एग्जाम से पूछा जाता है बच्चे ने उतना काफी था, जितना पढ़ाया आपको हम। चैप्टर बच्चे बहुत आपको हार्ड जो लग रहा है बहुत इजी कर देंगे, बहुत इजी, बशर्ते कि जितना काम करे उतना आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये इजी हो पाएगा। अब यहां देखिए बच्चे, ये सब्जेक्टिव है, ये इसके अपने ऑब्जेक्टिव है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, यू इसमें नहीं घुसेगा, ये यू में नहीं घुसेगा, सबका अपना अपना फिक्स है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब देखिए बच्चे इसी आई का अपना पॉसेसिव केस भी होता है, आई का पॉसेसिव केस होता है माई, क्या होता है, माई होता है। ठीक है, इन सब का अपना अपना पॉसेसिव केस भी फिक्स होता है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई नहीं। ठीक है, देखिए आई अगर सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मी, और उसी आई का पॉसेसिव केस क्या होता है, तो वो होता है माई। वी जिसका ऑब्जेक्टिव केस अस है, इसका पॉसेसिव केस होता है आर। यू जिसका ऑब्जेक्टिव केस यू है, इसका पॉसेसिव केस होता है योर। दे जिसका ऑब्जेक्टिव केस देम है, इसका पॉसेसिव केस होता है देयर। ही जिसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है, इसका पॉसेसिव केस होता है हिज। शी जिसका ऑब्जेक्टिव केस हर है, इसका पॉसेसिव केस होता है हर। बिल्कुल सही बात है, हर होता है। इट जिसका ऑब्जेक्टिव केस इट है, इसका पॉसेसिव केस होता है इट्स। किसी मेल के लिए अगर किसी मेल का नाम है, उसका ऑब्जेक्टिव केस अगर हिम है, तो इसका पॉसेसिव केस भी क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। मतलब जो ही का पैटर्न है वही किसी मेल का पैटर्न होगा, जो किसी शी का पैटर्न है वही किसी फीमेल का पैटर्न होगा। यहां देखिए बच्चे, अब ये हो गया केस वाला पैटर्न, ये देखिए हमने केस को कवर कर लिया। 3 तरह का केस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, और हमें पूरा का पूरा चाहिए कंठस्थ। क्या चाहिए, कंठस्थ चाहिए। देखिए पॉसेसिव का मतलब क्या होता है,
सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम कर रहा है उसको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पॉसेसिव का मतलब कैसे बना, देखिए पॉसेस का मतलब क्या होता है, पॉसेस का मतलब होता है अधिकार, क्या होता है, अधिकार दिखाना। पॉसेस का मतलब किसी चीज पर अधिकार जताना, अधिकार दिखाना। और इव का मतलब क्या होता है, इव का मतलब होता है वाला, क्या होता है, इव का मतलब होता है वाला, इसका मतलब अधिकार दिखाने वाला, अधिकार दिखाने वाला वर्ड पॉसेसिव केस कहलाता है। तो जब पॉसेसिव केस वाला वर्ड आता है तो किसी ना किसी चीज पर अधिकार दिखाता है, जैसे माई हाउस, योर डॉग, है ना, देयर हाउस, हर डॉग, हर बुक, हिज पेन। मतलब ये जब भी ये वर्ड आते हैं ना तो किसी ना किसी वर्ड पे अपना प्रोसेस करते हैं, वो अधिकार दिखाते हैं। क्लियर है? चलिए तो यहां देखिए बच्चे, अब इन सब को हमें क्या करना है, कंठस्थ कर लेना है। क्लियर है? अब कहीं से भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कर देगा, हम नहीं, क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताओ बबुआ, नरेशन में अगर घुस गए हो गेट पर ही पूछेगा, गेट पर ही पूछेगा, बताओ अंदर घुसना, नरेशन में घुसना है, बोला हाँ, तो पहले बताओ, बताओ पहले कि यहां पर कि बताओ योर कौन सा केस है, आपसे पूछेगा योर कौन सा केस है, सिंपल दिमाग लगाना, योर कौन सा केस है, तो योर डॉग मतलब पॉसेसिव केस है, तो याद होना चाहिए योर कौन सा केस है, पॉसेसिव केस है। बोलेगा ठीक है बता दो, योर अगर पॉसेसिव केस है तो योर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, घुमा फिरा के आपसे पूछेगा, कभी यहां से पूछेगा, कभी यहां से, कभी कहां से, कहीं से भी पूछ देगा आपसे। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन किसका केस है, क्योंकि सबका देखिए अपना अपना फिक्स है, सबका फिक्स है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, समझ गए, हिज वाला वर्ड यहां नहीं घुसेगा, ये आई कभी हर में नहीं जाएगा, कभी नहीं, समझ गए ना। तो ये कंठस्थ याद होना चाहिए। अब देखिए, अब ये तो चलो ठीक है कंठस्थ हम कर लेंगे, लेकिन पता है दिक्कत क्या होने वाला है, दिक्कत ये होने वाला है कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया कि बताओ बबुआ, है ना, आपसे पूछा कि यू कौन सा केस है, कोई पूछ दे आपसे अगर कि यू कौन सा केस है, तो क्या कहिएगा, कौन सा केस है, आप लोग जरा आंसर दीजिए तो जल्दी से। बिल्कुल हिंदी में पूछेगा आपसे, क्वेश्चन तो अंग्रेजी में रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन करेगा ना वो आपसे हिंदी में करेगा, वो करके दिखाएंगे, देखिएगा। अगर आपसे, अगर मान लिया हम आपसे पूछते, चले हम ही पूछ दिए, मान लिया हम क्वेश्चन हमें आपसे पूछ दिए कि बताओ यू कौन सा केस है, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा आप, इसका आंसर कैसे दीजिएगा, तो आप कहेगा सर यू कौन सा केस है, यू तो ऑब्जेक्टिव भी है, यू तो सब्जेक्टिव भी है, कि हम कहेंगे नहीं कोई एक चीज बताओ, दोनों नहीं, कोई एक चीज बताओ कि यू कौन सा केस है, तो आप कहेंगे अरे बाप ये तो गड़बड़ा गया, अब हम किसका नाम ले, सब्जेक्टिव का नाम ले कि ऑब्जेक्टिव का नाम ले, तो है तो दोनों, हमसे कहा कि एक ही को बताओ। तो बच्चे याद रखना है इस चीज को, कंफ्यूजन होगा ही होगा, तो हमें इस कंफ्यूजन को दूर करना है। देखिए कैसे दूर करेंगे, ऐसे दूर करेंगे। देखिए कहां कहां आपको कंफ्यूजन होगा, यू को लेकर के होगा, सबसे पहले यू को लेकर कंफ्यूजन होगा, जहां जहां कंफ्यूजन है पहले उसको घेर लेते हैं, जो मिलता जुलता शकल वाला है वही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसको घेरिए, पहले पकड़िए उसको, भर मतलब पीटना है उसको, कहां गया, कौन कौन मेल शकल, ये शकल मैच, ये देखो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको पहले पकड़ो। एक यहां देखिए ये भी तंग करेगा, इसका भी शकल सेम है, यहां देखिए इसका भी देखिए शकल सेम है, ये देखिए कोई पूछेगा ईट कौन सा केस है, तो हम तो कहेंगे दोनों है, कहेगा ना ये को बताओ, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर और कौन सा शकल मिल रहा है जी, यहाँ देखिए इनका शकल मिल रहा है, ये भी है और ये भी है, ये देखिए, और कोई है, हाँ यहां देखिए, यहां देख लीजिए ये भी है और ये भी है, हालांकि ये और ये दोनों सेम ही चीज है ना, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, उससे अच्छा है इनका हम पहले ही तमाम कर दे काम, तमाम एकदम, है ना। यहां देखिए बच्चे एक खास बात क्या है, सुनिएगा, एक खास बात क्या है इन सब में, देखिए बच्चे जब तक आपसे कोई पूछ रहे कि यू कौन सा केस है, आप सिंपली कहिएगा भाई पहले सेंटेंस लिख के दिखाओ, सेंटेंस लिखा रहेगा तब ना पूछोगे कौन सा केस है, ऐसे ही पूछ रहे हो कौन सा केस है, कौन सा केस है, हम तो भाई बोलेंगे दोनों केस है, सेंटेंस लिख के दिखाओ तब ना बताएंगे सही सही, तो चलो ठीक है इस बार सेंटेंस लिखते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया सेंटेंस में कि आई नो यू, अब बताइए कि यहां पर यू कौन सा केस है, आप बता सकते हैं, अब बताइए कि यहां पर ये कौन सा केस है, यू बताइएगा। आई नो यू में यू कौन सा केस है, आपसे पूछ रहे हैं लिख करके, जब तक लिख के नहीं देगा ना तब तक इसका आंसर नहीं दिया जाना चाहिए। अब आप देखिए सिंपली पहचान लीजिएगा, आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि यू, अरे अरे पकड़ा गया भाई, वाह, ये तो भाई यहां पर वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या होता है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ना, ये वर्ब से पहले क्या होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, बस। तो अगर यू हमारा, यू अगर वर्ब के बाद लिखा मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, और अगर वर्ब से पहले लिखा मिल जाएगा तो सब्जेक्टिव केस। जैसे यहां देखिए है ना, यू नो मी,
एक सेंटेंस है। अब इसमें हमसे कोई पूछ दे कि यहां पर यू कौन सा केस है जी, तो क्या कहेंगे? कहेंगे ये तो सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वर्ब से पहले है। वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव है, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव है। हो गया मामला क्लियर। अब एक बार में बता सकते हैं, एक बार में बता दीजिएगा, पहचान लीजिएगा कौन सा केस है, क्योंकि पहचानना ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो नरेशन का क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन हो गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानने में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव पहचानने में गड़बड़ी हुआ, तो वहीं पर आपका नंबर कट गया, वहीं पर। फिर आप चाहे पूरे सेंटेंस को बना लीजिए, वो गलत आपका हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, मात्र एक वर्ड को लेकर के पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए बच्चे ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज आपको हम पहले ही लिखा दिए हैं, ठीक है? तो आप पहचान जाइएगा ना, बिल्कुल पहचान जाइएगा। अब यहां बच्चे ध्यान से देखिएगा। अब ये तो चलो यू का मामला हो गया क्लियर। अच्छा, सेम मामला ईट का भी देखिए, सेम मामला ईट का भी है, देखिए, है ना। अगर हमने कहा कि इट इज नॉन, अब हमने एक सेंटेंस लिखा इट इज नॉन, कोई हमसे पूछ दे कि यहां पर जो ईट है वो कौन सा केस है, तो सिंपली नहीं कह दीजिएगा अरे रे वर्ब से पहले है भाई, वर्ब से पहले है मतलब सब्जेक्टिव केस है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दे आई नो इट, आई नो इट, तो अब यहां पर इट कौन सा केस होगा? तो अब यहां पर ये इट चूंकि वर्ब से बाद में है, तो अब यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, है ना। अब यहां ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो देखिए हमने यू को भी डील कर लिया, जहां जहां कंफ्यूजन था वहां देखिए डील कर लिया, यू वाला मामला डील हो गया, इट वाला मामला डील हो गया। अब क्या बच गया? अब बचा है ये, इस वाले हर में और इस वाले हर में, है ना। यहां भी सेम ही चीज है, हर और हर को लेकर के सेम ही है। ये दोनों बच्चे सेम है, ये वाला पैटर्न चाहे ये वाला पैटर्न, दोनों फीमेल के चलते यूज हुआ है। तो हर और हर में हम कैसे कंफ्यूजन दूर करें, है ना। तो यहां देखिए बच्चे, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस क्या करना पड़ेगा हमें, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बात क्या है सुनिएगा। देखिए बच्चे, अगर हमारे सामने सेंटेंस लिख दिया, जैसे मान लीजिए आई नो हर, ठीक है, और एक लिख दिया कि आई नो हर ब्रदर। अब इन दोनों सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में बताएगा, कोई हमसे पूछे कि यहां पर जो हर है वो कौन सा केस है और यहां पर जो हर है वो कौन सा केस है, तब हम कैसे बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे हम, है ना बच्चे। सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा, एकदम सिंपल ट्रिक है बच्चे, बता रहे हैं आपको हम। ये जितने भी बच्चे आप पॉसेसिव केस को देख रहे हैं ना, ये पॉसेसिव केस कभी भी कहीं पर ना ये अकेले नहीं आते हैं। पॉसेसिव केस का मतलब अधिकार दिखाने वाला शब्द, और जब अधिकार दिखाने वाले शब्द हैं तो किसी ना किसी चीज पर तो अधिकार दिखाएंगे। तो बच्चे याद रखिएगा, जो पॉसेसिव केस होता है ना, अपने साथ एक नाउन को जोड़ता जरूर है, ये अपने साथ एक नाउन को लेके जरूर आता है। तो अगर इनके साथ नाउन दिख जाए, नाउन चाहे कैसा भी नाउन, लिविंग, नॉन लिविंग, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कैसा भी दिख जाए, वो आपका कहलाएगा पॉसेसिव केस कहलाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, तो आप बताइए तो यहां जो हर है वो कौन सा केस और यहां जो हर है कौन सा केस। जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो कभी भी अपने साथ किसी वर्ड को नहीं रखते हैं, किसी नाउन को नहीं रखते हैं, लेकिन जो पॉसेसिव हैं वो अपने साथ नाउन को जरूर से रखते हैं। तो बताइए यहां पर जो हर है वो कौन सा केस है। अब आप तुरंत पहचान गए होंगे, कहेंगे सर इसके साथ तो ब्रदर नाउन है, यहां तो नाउन है, इसका मतलब ये हमारा पॉसेसिव केस है, और इसके बगल में कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। हो गया मामला क्लियर, हो गया मामला क्लियर। तो अब आप आराम से पहचान जाएंगे, एकदम एग्जैक्टली पहचान पाइएगा कि कौन आपका कैसा केस होता है ना, कौन आपका सब्जेक्टिव है, कौन ऑब्जेक्टिव है, कौन पॉसेसिव है। देख रहे हैं ना, हर के साथ नाउन है तो मतलब पॉसेसिव है, हर के साथ कोई नाउन नहीं है मतलब वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव केस कभी अपने साथ नाउन लेकर के नहीं आता है। तो प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपका केस वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया। हाँ, अगर बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो एक छोटा सा, एक और छोटा सा चाबी है, दो चाबी था, एक बड़ा चाबी एक छोटा सा चाबी, एकदम छोटू सा चाबी है, लेकिन वो जरूरी है, नहीं अगर चाबी मिलेगा ना तो नरेशन में घुस ही नहीं पाइएगा। ओके, तो बच्चे एक छोटा सा चाबी आप लेके जाइए, समझ गए ना। हम एक जब भी हम आज तक नरेशन पढ़ा है ना, कहीं भी उतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, पहला क्लास में हम बस वही बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चाबी की बात करते हैं, क्वेश्चन बनाने की बात नहीं करते हैं। हम पहले चाबी देंगे, आपको टाइम देंगे याद करने के लिए आज, और कल आप लोग दोनों चाबी को पॉलिश मार के आइएगा। चाबी तो दे दिए आपको, लेकिन वो जंग लगा हुआ है, उस पर पॉलिश मारना आपका काम है। पॉलिश मारने का सेंस कि इन सब को कंठस्थ करके आ जाना है, ठीक है। तो बच्चे दूसरा चाबी क्या है, छोटा सा है, पर्सन नाम से दूसरा चाबी है। पर्सन का मतलब होता है हिंदी में पुरुष। जैसे हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात रही हो थर्ड पर्सन, बस वही बच्चे दूसरा चाबी है, वो आप पहले से जानते हैं। देखिए पर्सन, 3 पर्सन होते हैं बच्चे, यहां पर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन, ओके, और थर्ड पर्सन। तो ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में क्या रखा गया है, इंग्लिश ग्रामर में क्या है भाई, यहां सुनिएगा। फर्स्ट पर्सन कौन कौन है, तो फर्स्ट पर्सन की गिनती में आते हैं कौन कौन से, तो वो आते हैं आई और आते हैं वी। इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन की गिनती में कौन कौन आते हैं, तो वो आते हैं आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन की गिनती में कौन कौन लोग आते हैं, तो वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ यू, ओके। और थर्ड पर्सन की गिनती में कौन कौन से जन आते हैं, तो वो आते हैं इसमें कौन कौन, तो ही आते हैं, शी आते हैं, है ना, शी आते हैं, इट आते हैं, दे आते हैं, या कोई नाम आता है, एनी नेम, नेम में किसी मेल का नाम चाहे फीमेल का नाम, है ना। मतलब आई वी यू को छोड़कर द रेस्ट ऑफ, बाकी जो बच जाते हैं इस तरह से, वो सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। लेकिन बच्चे इतना ही नहीं है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये आई की फैमिली में जितने लोग हैं, चाहे माई हो, चाहे माइन हो, चाहे मी हो, चाहे माई सेल्फ हो, ये सब के सब आपके कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन। आपको लगता है कि आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई तो फर्स्ट पर्सन है ही, इसके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो भी फर्स्ट पर्सन है। ये यहां पर आपको एक्स्ट्रा जानकारी लेकर के चलना है, ये जानकारी। आपको लगता है कि वी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो वी के फैमिली में ये जो आप देख रहे हैं आर, अस, आवर्स, ठीक है, आर, अस, आर्स या आर सेल्व्स, ये सब के सब फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे, सब के सब, ठीक है। यू के फैमिली में ये जो योर है, ये जो योर्स हैं, ये जो योर सेल्फ है, ये जो योर सेल्फ्स है, ये सब के सब कहलाएंगे आपके सेकंड पर्सन। और जहां तक बात रही इन लोगों की, तो इनकी फैमिली में जितने लोग हैं सब के सब कहलाएंगे थर्ड पर्सन। जब ही थर्ड पर्सन है तो इसका अपना परिवार के जो लोग हैं, हिम चाहे हिज, है ना, हिम हो चाहे हिज हो, ठीक है, ये सब के सब चाहे हिमसेल्फ हो, ये सब के सब कहलाएगा थर्ड पर्सन। यहां बच्चे हम लोग पर्सन को सीख रहे हैं। शी के परिवार में हर हो गया, चाहे हर्स हो गया, चाहे हर सेल्फ हो गया, ये सब कहलाएगा थर्ड पर्सन। इट के परिवार में कौन कौन है, तो इट्स है और इट सेल्फ है, ठीक है, ये सब कहलाएगा थर्ड पर्सन। दे के परिवार में जैसे देयर हो गया, है ना, देयर्स हो गया, देम सेल्फ्स हो गया, देम सेल्फ्स हो गया, इतने जन इसके परिवार में हैं, ये सब के सब थर्ड पर्सन है। और कोई भी नाम आ जाए जैसे कि राम, सीता, गीता, बबीता, ये सब के सब नाम हो जाएंगे क्या, थर्ड पर्सन। तो बच्चे अगर आपसे कोई कह दे कि पर्सन जानते हो जी, कहेगा हाँ जानते हैं पर्सन, अच्छे से जानते हैं पर्सन क्या होता है ना। तो बोले क्या क्या होता है, तो कहिएगा कि फर्स्ट पर्सन में नाम आता है आई और वी का, सेकंड पर्सन में नाम आता है यू का, थर्ड पर्सन में नाम किसका आता है, तो ही, शी, इट, दे और किसी नाम का। और उसके अंदर में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उसी के जैसा कहे जाएंगे, वो भी उसी के जैसा कहे जाएंगे, ठीक है। हाँ, नाम में चाहे जेठालाल हो चाहे बबीता जी हो, सब के सब थर्ड पर्सन, ओके। तो बच्चे आपको दो चाबी हमने दे दिया है। अभी बच्चे हमने जो दो चाबी आपको दिया है ना, ये जंग लगा हुआ है थोड़ा सा, इसको अच्छे से बस पॉलिश करके चलाना है बस, ओके। क्या करके आना है, इसको पॉलिश मार के चलाना है बस, दोनों चाबी को, ठीक है। मतलब कल आते के साथ हम आपको पहले रूल नहीं लिखाएंगे, पहले हम चेक करेंगे कि हमने जो दो चाबी दिया है वो पॉलिश मार के आए हैं कि नहीं आए हैं, चमचमा के आए हैं कि नहीं है। और अगर ये बच्चे यही तो दो चाबी हैं जिससे आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। ये अगर याद करके नहीं आएगा ना, कल देखिएगा कल कितना आपको दिक्कत होने वाला है, कल कितना आपको ना चैप्टर समझ में आएगा ही नहीं। हम खुद बोल रहे हैं क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, क्योंकि हमने इन दो कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं था। जिसको ये दोनों चीजें जुबान पर याद हो गया, कंठस्थ हो गया, कंठस्थ बोलने का मतलब जुबान से निकल जाना चाहिए तुरंत। अगर आपसे हम पूछें कि मी कौन सा केस है, तो मुंह से तुरंत निकलना चाहिए मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। हम कह देंगे ठीक है, मी अगर ऑब्जेक्टिव केस है बताओ, मी का पॉसेसिव केस क्या होता है, तो आपको तुरंत बोलना होगा कि मी का पॉसेसिव केस माई होता है। क्या होता है, माई होता है। ये आपको तुरंत याद करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये याद करना है। और आपको फिर ये हम आपसे कल पूछेंगे कि बताओ ये जो अस है, ये अस कौन सा पर्सन है। क्या कहेंगे हम कि अस कौन सा पर्सन है। बस यही दो चाबी से हम सवाल करेंगे, हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा तो हम आगे रूल में बढ़ेंगे और देखेंगे कि नहीं हमको जवाब मिल पाया तो हम कल चैप्टर नहीं पढ़ा पाएंगे, इसके लिए हम सॉरी कह देंगे आपको। माइन बच्चे आपका एक तरह का प्रोनाउन होता है। माइन जो होता है ना, वो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। वो बच्चे सेल्फ का मतलब होता है खुद का, जैसे हिमसेल्फ का मतलब वो अपने आप को, खुद को, सेल्फ वाला वर्ड का मीनिंग खुद होता है। और अगर कल याद होके नहीं आया तो कल बच्चे क्लास में हम आएंगे, आपसे पूछेंगे और देखेंगे कमेंट में अगर लगभग बच्चे का कमेंट गलत आ रहा है तो कल हम क्लास नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम पहले सॉरी कह देते हैं आपको, क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर की गहराई को। अगर ये दोनों चाबी याद नहीं हुआ, पॉलिश नहीं मराया, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। हम चाहे कितना भी दिमाग लगा देंगे ना, क्वेश्चन नहीं बनेगा।
समझे? हाँ, तो बच्चे आज आपका जो होमवर्क है वो बस यही दोनों आपका होमवर्क है। बस सिर्फ दो हमने होमवर्क दिया है, एक ये वाला आपका होमवर्क हो गया और दूसरा आपका ये वाला होमवर्क हो गया। बस इसे आप लोग अच्छे से याद करके आइएगा, ठीक है? कल बच्चे पता है हम सवाल कैसे करेंगे, आपको बताना कैसे होगा, सुनिएगा। कल हम सवाल करेंगे जैसे इससे, हम आपके सामने एक सेंटेंस लिखेंगे कि आई नो योर ब्रदर, ठीक है? हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे आई नो हिज ब्रदर। आपसे हम कल आपके सामने एक सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस लिख करके आपसे पूछेंगे, हम सेंटेंस में पूछेंगे आपसे हम कि बताओ बाबू कि इसमें जो हिज वर्ड है, जो हिज जो अंग्रेजी वर्ड है, पहले बताओ कि ये कौन सा पर्सन है। पहले हमें ये बताओ कि ये कौन सा पर्सन है। जब आप इसका जवाब दे दीजिएगा ना, फिर हम दूसरा सवाल करेंगे। चलो ठीक है, पर्सन बता दिया, अब ये बताओ कि ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है। कल बच्चे आपको हम यही सवाल कर आपसे हम लगातार पूछेंगे, और जब हम संतुष्ट हो जाएंगे ना कि हाँ कमेंट में अच्छा आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, तब हम रूल्स के अंदर घुसेंगे, अदरवाइज नहीं घुसेंगे। बताइए यहां पर हिज कौन सा पर्सन है, तो आप सीधे कहिएगा कि हिज तो थर्ड पर्सन है। चलो बहुत बढ़िया, थर्ड पर्सन है, समझ गया, अच्छी बात है, बहुत एक एग्जाम पास। दूसरा एग्जाम, कौन सा केस है, तो तुरंत आपको बताना पड़ेगा कि हिज कौन सा केस है। हिज कौन सा केस है, तो हिज के बगल में नाउन है, इसका मतलब ये पॉसेसिव केस है, समझ गए? हाँ, तो आंसर में कल आपको यही कमेंट करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन पॉसेसिव केस है ये। फिर पूछेंगे इसी सेंटेंस में यहां पर आई कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन, तो तुरंत कहना पड़ेगा अच्छा ये तो फर्स्ट पर्सन है। तुरंत सवाल करेंगे भाई ये कौन सा केस है, तो हम कहेंगे ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, चाहे नॉमिनेटिव केस है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो बच्चे दोनों होमवर्क को याद करके आइएगा, बाकी तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करके आइए। तब तक के लिए जय हिंद।